हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स के। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2004 से 2015 के बीच, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है ए क्यूब ऑफ ड्राई क्ले हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका एक सैंपल है, एक क्ले का एक सैंपल है जिसका कि साइज है 4 सेंटीमीटर और उसका ड्राइड मास है 110 ग्राम। तब फिर हमारे पास एक सैचुरेटेड मास दिया हुआ है, सैचुरेटेड मास 135 ग्राम है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि उस सॉइल एलिमेंट का आप वॉल्यूम और वेट को दिखाइए, यानी कि हमें फेज डायग्राम बनाने के लिए बोला जा रहा है। और फाइनली हमें डिटरमाइन करने के लिए बोला जा रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसका वॉइड रेशियो। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने भी डाटा दिए हुए हैं उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। ये डाटा कलेक्ट करने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा उसका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके प्रति बहुत अच्छा बनेगा। ओके, देन वी विल राइट ऑन व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन। हमें डिटरमाइन करना स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉइड रेशियो। ये सब डाटा हमारा दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ें हमें निकालने हैं। ओके, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फेज डायग्राम बनाएंगे। जब ड्राइड है तो ड्राइड में भी फेज डायग्राम में सिर्फ इसका एयर और सॉलिड रहेगा और सैचुरेटेड में इसका वाटर और सॉलिड रहेगा। यहाँ पर जो भी एयर के द्वारा वाइड लिया गया था उसी वाइड को वाटर ऑक्युपाई कर लेगा सैचुरेटेड में। ठीक, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं मास ऑफ सॉलिड्स। हमारा दिया हुआ मास ऑफ सॉलिड ड्राइड में दिया हुआ मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ ड्राइड में। फिर उसके बाद सैचुरेटेड, अगर हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड का डाटा यहाँ से 135 ग्राम दिया हुआ, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा मास ऑफ वाटर। ओके, तब फिर हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। हमारे पास से दिया हुआ क्यूब का साइज दिया हुआ, यहाँ से हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। और टोटल वॉल्यूम को अगर हम मास ऑफ वाटर को अगर हम रिलेट कर देंगे इसके डेंसिटी से, तो हमें निकल के आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर मास अपॉन डेंसिटी ये कर देंगे। और हमारे पास टोटल वॉल्यूम यहाँ निकल के आ गया था, तो वहाँ से मास ऑफ सॉलिड्स भी निकल जाएगा। ठीक है, तब फिर हम वाइड रेशियो निकालेंगे। वाइड रेशियो कैसे? वाइड रेशियो इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि वाइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यहाँ से हमारे पास दोनों डाटा अब निकल के आ चुका है, इसलिए वाइड रेशियो भी निकल के आ जाएगा। फाइनली हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब हम जानते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इंटू गामा डब्ल्यू, या फिर अगर हम मास के टर्म में बोलेंगे तो मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इंटू रो डब्ल्यू। तो सारा डाटा निकला हुआ है, इसी को पुट कर देंगे और फाइनली हम ये आंसर पाएंगे। जी इज इक्वल टू 2.82 और ई इज इक्वल टू 0.641। हम लोग जो रिजल्ट आएगा उसको भी एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह हमने डाटा को कलेक्ट किया था यहाँ पे, जिस तरह हमने डाटा को कलेक्ट किया था उसी तरह हम रिजल्ट को भी कलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि जो भी कॉपी चेक करते हैं उनके पास एक जगह सारा का सारा कलेक्शन हो जाता है, तो उन्हें खोजने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, ये हमारा टोटल सॉल्यूशन था पहले क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक 12 मीटर थिक बेड है सैंड का, जो कि अंडर लेन। यहाँ अंडर लेन और ओवर लेन दो शब्द आते रहते हैं और दोनों बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं। पता ही नहीं चलता है कि ये एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। तो अंडर लेन और ओवर लेन, जब भी अगर आपको ऐसा शब्द मिले तो उस समय आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को इसको ध्यान में रखिएगा। आप जानते हैं जनरली जो सैंड होता है, इस केस में सैंड ही जनरली सबसे ऊपर होगा, क्योंकि और क्ले नीचे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सैंड का परमिलिटी ज़्यादा रहता है। ज़्यादा परमिलिटी होने के कारण अगर इसको हम नीचे रख देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए सैंड ऊपर ही रहेगा। ओके, और क्या क्या डाटा है उसके बाद? क्ले दिया हुआ 6 मीटर थिक, यानी कि ये क्ले है, ये 6 मीटर थिक है, 6 मीटर। और ये जो सैंड है
ये है हमारा 12 मीटर ठीक। और इसके बाद दिया होगा कि द वाटर टेबल दैट वाज ओरिजिनली, सबसे शुरुआती समय में वाटर टेबल यहाँ पे था, शुरुआती समय वाटर टेबल यहाँ पे था, बाद में वो 4 मीटर से लोअर कर गया है। और उसका जो लोअर करने के बाद ये जो एरिया है, ये पोर्शन, इसमें 20% डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, रिड्यूसेस टू 20%। ठीक, तो हमें निकालना क्या, कैलकुलेट क्या करना, डिटरमाइन क्या करना, डिटरमाइन करना इफेक्टिव स्ट्रेस एट द मिड ऑफ क्ले लेयर, यानी कि ये क्ले लेयर 6 मीटर का है, तो यहाँ से नीचे से 3 मीटर पे इसका निकालना है कि क्या इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंजिंग आएगा। और हमारे पास कुछ और डाटा दिया हुआ है, सेचुरेटेड डेंसिटी सैंड का दिया हुआ 2.05, सेचुरेटेड डेंसिटी क्ले का दिया हुआ 1.85 और फिर ड्राई डेंसिटी सैंड का दिया हुआ 1.76। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने से हमें बनाने में बहुत आसानी होगी और हम इसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो यही आपका दिया हुआ था, जो ये सारे डाटा को हमने एक जगह कर दिया और हमें कैलकुलेट करना है डेल इन सिग्मा बार, यानी कि चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो फर्स्ट केस में हम मानते हैं कि यहाँ पे है पानी, यहाँ पे वाटर टेबल है, तो सिग्मा ए यहाँ पे, यानी कि मिड ऑफ क्ले लेयर हेयर एट दिस पॉइंट, मिड ऑफ क्ले लेयर पे हम निकालेंगे सिग्मा ए, तो सिग्मा माइनस यू, अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 15.15 आ जाएगा। ओके, ये हमने कैलकुलेट किया है। शुरुआती समय में यहाँ पे पानी था, तो ये टोटल का टोटल एरिया सेचुरेटेड है, फिर इतना ये क्ले का सेचुरेशन है, तो इसका गामा टी इंटू एच, एच मतलब ये 12 मीटर, और इसका गामा टी, सॉरी गामा सेट, इसका भी गामा सेट और इसका भी गामा सेट इंटू ये वाला हाइट। ओके, ये दोनों को हमने किया और फिर उसमें से पोर प्रेशर को घटा दिया, तब इफेक्टिव स्ट्रेस निकल जाएगा। सेकेंड, हमारा जब वाटर टेबल 2 पे है, 2 पे जब वाटर टेबल रहेगा तो उसके बाद फिर हम 2 पे रहेगा, तो हमें इसका प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ, हमें इसका जानने का जरूरत है कि इसका कितना डेंसिटी होगा, इसका कितना बल्क डेंसिटी होगा, ये हमारे पास नहीं दिया हुआ, बट इसको निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ और भी चीज़ें दी हुई हैं। तो हम देखिए उसी का यूटिलाइजेशन करेंगे। रो टी इज इक्वल टू, हम जानते हैं रो डी इंटू 1 + W, और रो डी आपका दिया हुआ, इस सैंड का दिया हुआ 1.76 टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा W, यानी कि वाटर कंटेंट हम निकल के आ जाएगा। इसी वाटर कंटेंट को हम यहाँ से रिलेट करेंगे, वाटर कंटेंट को डिग्री ऑफ सेचुरेशन से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो वाटर कंटेंट निकल के आ गया 0.033। तब फिर हम फाइनली रोटी निकालेंगे। रोटी और रोडी के बीच हम जानते हैं रिलेशन, रोटी इज इक्वल टू रोडी इंटू 1 + W, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। तब फिर हम जैसे इस यहाँ पर हमने किया था, तो वहीं पर वो सेम सिचुएशन, सेम सेंस हम करेंगे यहाँ पे जब वाटर टेबल रहेगा। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। रोटी इंटू 4, जो ये वाला है डिस्टेंस, ये वाला ये डिस्टेंस है, और फिर ये वाला ये रो सेट, और ये फिर रो सेट इंटू ये डिस्टेंस, ये करेंगे तो सिग्मा 2 बार ये हो जाएगा हमारा, निकल के 18.23 हो जाएगा। फिर डेल इन सिग्मा बार निकालना है, तो डेल इन सिग्मा बार ये दोनों को हम बाद में इतना हुआ था सिग्मा 2 बार, और फिर फर्स्ट में इसी को हम लोग डिक्रीज, इसी को इसमें से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इस मिड लेयर पे इसका मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक अर्थ एम्बैंकमेंट है, उसको कॉम्पैक्ट किया जा रहा है, वाटर कंटेंट 17% और फिर बल्क डेंसिटी 1.9 ग्राम पर cc है, और सॉइल सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है। तो हमें निकालना है कि उसका वॉइड रेशियो कितना होगा। चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, वाटर कंटेंट, रोटी और जीएस, और हमें निकालना वॉइड रेशियो। सबसे पहले हम इसको रिलेट करते हैं ई डब्ल्यू रोटी और जीएस को। इसका रिलेशन अगर आपको याद आ रहा होगा तो रोटी इज इक्वल टू जीएस प्लस ईएस रो डब्ल्यू अपॉन 1 + ई होता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा कि आपके पास दो अननोन है, ई और एस दोनों अननोन है। हमारे पास एस भी नहीं दिया हुआ, ई कैलकुलेट करना है, दो अननोन है।
तो इस दो अननोन को हम लोग कैसे एक अननोन में चेंज करेंगे, मतलब इसको कैसे कम करेंगे। तो एक और रिलेशन होता है ई एस इजिकल टू डब्ल्यू जी एस। इसी को यहाँ पर ई एस बराबर डब्ल्यू जी एस अगर रख देते हैं तो आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये बस एक ही अननोन अब रहेगा, क्योंकि सारा दिया हुआ है। जी एस का दिया हुआ, डब्ल्यू दिया हुआ, रो डब्ल्यू हम लोग जानते हैं 1 ग्राम पर सीसी, या फिर अगर गामा डब्ल्यू दिया हुआ रहता 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर अगर केजी में बात करें तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये सब दिया हुआ, इसमें अगर हम वैल्यू रख देंगे तो वाइड रेशियो निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये पूछा गया था 2007 में पूछा गया था और 10 मार्क्स का पूछा गया था। सोचिए आपको 10 मार्क्स इतनी आसानी से मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि हम लोग सॉइल का कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत होगा जब हम लोग एम्बैंकमेंट तैयार करेंगे और एक बिल्डिंग तैयार करेंगे। ये 2007 में 10 मार्क्स का ही पूछा गया था। तो इसके लिए है, जब हम लोग एम्बैंकमेंट जब तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सबसे पहले पूरा डिटेल को प्लान करेंगे और जितने भी ऑपरेशन करने वाले हैं उसको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखेंगे। तब फिर हम लोग, हमारा नेक्स्ट काम होता है कि सॉइल सैंपल को हम कलेक्ट करेंगे और उस पर हम लोग टेस्ट करेंगे। तो सब फील्ड टेस्ट भी करेंगे और लैब टेस्ट भी करेंगे। इसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया कि कंडक्टिंग फील्ड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। फील्ड टेस्ट करेंगे स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिबिलिटी के लिए, और लेबोरेटरी में फिर सैंपल को ले जाएंगे और वहाँ भी टेस्ट करेंगे। फाइनली ये एम्बैंकमेंट के लिए लिक्विड लिमिट 40 से 60 के बीच चलाई करना चाहिए और प्लास्टिक इंडेक्स 15 से 30 के बीच चलाई करना चाहिए। बिल्डिंग के लिए अगर हमें करना हो बिल्डिंग के लिए हमें सेम वही प्लानिंग करने की ज़रूरत है, और जो भी हम ऑपरेशन करने वाले हैं उनको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखना पड़ेगा। सॉइल सैंपल को हम कलेक्ट करेंगे, उस पर हम फील्ड टेस्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी के लिए। फिर हम, चूँकि हम बिल्डिंग बना रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे ग्राउंड वाटर का कैसा बिहेवियर है, उसका क्या लेवल है ग्राउंड वाटर टेबल का, वो भी हम स्टडी करेंगे। फिर एक्सप्लोरेशन करेंगे, सारे सैंपल को हम लेबोरेटरी में देखेंगे, तो फिर फाइनली हम लोग रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया था, 15 मार्क्स का पूछा गया था। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ किसी सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल और उसका एक सस्पेंशन बनाया जा रहा 1000 सीसी का, यानी कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का सस्पेंशन बनाया जा रहा, और उसका मास भी दिया हुआ है 133.7 ग्राम। ये सॉलिड का मास दिया हुआ है। तो हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ प्रिपेयर। आप जानते हैं जैसे ही सस्पेंशन में हम इसको मिलाते हैं मिट्टी को, ड्राई सॉइल को, तो वो एक उस समय उसका कुछ और कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, क्योंकि वो जो हमने सस्पेंशन बनाया था वो धीरे धीरे उसका सॉइल का पार्टिकल है वो सेटल करते जाएगा। इसीलिए वो बोला जा रहा है इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ प्रिपेयर्ड। और तब फिर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, अगर इसी सैंपल में से ये जो सस्पेंशन हमने तैयार किया उसमें से अगर 10 सीसी निकाल लिया जाता है और उसको 2 मिनट 30 सेकंड के लिए छोड़ दिया जाता है फ्रॉम हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो फिर उसमें से ये देखा गया कि जो सॉलिड होगा उसका मास आ रहा है 0.406 ग्राम। तब हमें निकालना है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसको प्लॉटिंग करना है, मतलब कि एक पॉइंट निकालना है। तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास यहाँ पे होता है बाई एक्सिस पे परसेंटेज फाइनर होता है, परसेंटेज फाइनर, और यहाँ पे साइज होता है। ओके, यानी कि हमें कोई एक पॉइंट यहाँ पर डिटरमाइन करना है, तो ये हमें दोनों कोऑर्डिनेट को निकालना पड़ेगा, परसेंटेज फाइनर भी निकालना पड़ेगा और उस साइज को भी निकालना पड़ेगा। हमारे पास एक्स्ट्रा और डाटा है जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर दिया हुआ और फिर विस्कोसिटी दिया हुआ। चलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, ये तीनों चीज़ दिया हुआ है। यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेंगे तो फिर टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 सीसी, यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेंगे।
और वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल करके उसी में डेंसिटी से गुना कर देंगे तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन के लिए हम जान रहे हैं हमारे पास सॉलिड्स का मास है, बट वाटर का मास हमें पता नहीं है। और जब भी डेंसिटी निकालते हैं तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम लेते हैं। टोटल वॉल्यूम पता है 1000 सीसी, बट टोटल मास के लिए हमें मास ऑफ सॉलिड दिया हुआ और मास ऑफ वाटर की ज़रूरत थी। यहाँ से मास ऑफ वाटर भी निकल गया, तो यहाँ से डेंसिटी निकल गया। अब हमें निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे उसको प्लॉट करना है, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यानी कि हमें निकालना साइज निकालना और परसेंटेज फाइनल निकालना। तो साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टोक्स लॉ का हेल्प लेंगे। स्टोक्स लॉ वो टर्मिनल वेलोसिटी को बताता है गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। यहाँ से ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा। और हमारे पास एक एक्स्ट्रा डाटा दिया हुआ कि हम 10 सेंटीमीटर से अगर उसको गिराते हैं तो फिर इतना 150 सेकेंड लेता है वो समय सेटल करने के लिए। तो ये डाटा का यूज करेंगे, यहाँ से ये दोनों को कोरिलेट कर देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा डी यानी कि साइज ऑफ ग्रेन निकल के आ गया। अब हमें बस एक चीज़ और निकालना, परसेंटेज फाइनल। किसी भी टाइम पे अगर परसेंटेज फाइनल निकालना हो तो हम उस टाइम पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं अपॉन टोटल कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं। तो वही हमने किया है कि उस समय कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन है डायरेक्ट वेट ऑफ सॉलिड से। तो उस समय वेट ऑफ सॉलिड को जब हम देखते हैं तो वेट ऑफ सॉलिड उस समय होता है 0.406 ग्राम पर 10 सीसी, 10 ग्राम में 10 सीसी में मात्र। और शुरुआती दौर में ओरिजिनल सॉल्यूशन में जब शुरू में हमने सस्पेंशन तैयार किया था उस समय 133.7 ग्राम है 1000 सीसी में। वो दोनों को अगर हम कोरिलेट करेंगे तो यहाँ से 30.36% आते हैं, यानी कि हमें परसेंटेज फाइनल भी मिल गया और साइज ऑफ पार्टिकल भी मिल गया। यही तो था कोऑर्डिनेट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमारे आंसर में ये 3 चीज़ हो गए, यहाँ से रो, डेंसिटी और ये दोनों चीज़, ये हमें टोटल निकालना था। और ये पूछा गया था 15 मार्क्स का। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। एक सैंपल है सॉइल का जिसका पोरोसिटी दिया हुआ और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया हुआ, तब हमें फाइनल निकालना वाइड रेशियो, ड्राई डेंसिटी और यूनिट में। 2 केस बनाया गया, एक 50% सेचुरेशन के लिए, एक 100% सेचुरेशन के लिए। और ये भी 2009 में 15 मार्क्स का पूछा गया था। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डाटा दिया हो उसको एक साथ कलेक्ट करेंगे, फिर हमें जो हमें डिटरमाइन करना उसको एक साथ लिखेंगे ताकि पता चले कि हमें क्या करना है। हम इधर बार बार क्वेश्चन को ना देखते रहें, बस हम एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। ये बहुत ही कम समय लेता है। 50% सेचुरेशन के लिए हमारे पास दिया हुआ n दिया हुआ, पोरोसिटी दिया हुआ, यहाँ से E को रिलेट करेंगे। E इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n होता है, यहाँ से E निकल के आ जाएगा। और फिर हम गामा डी निकाल देंगे। गामा डी के लिए सारा रिलेशन अगर आपको याद होगा तो ये बहुत ही आसान है, GS गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई, सारा कुछ दिया हुआ। यहाँ से हम लोग गामा डी भी निकाल लेंगे। तब हमें निकालना है रो टी के लिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.5 दिया हुआ, बाकी सारे डाटा उसी का जरूरत है, ये भी निकल के आ जाएगा। अब 100% सेचुरेशन कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, ये सेचुरेशन होता है यानी कि धीरे धीरे जो एयर के द्वारा वाइट लिया गया था उसी वाइट में पानी आते जाता है। तो यहाँ चाहे 100% सेचुरेशन हो चाहे 50% सेचुरेशन हो, उसमें वाइट रेशियो कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले से जितना वाइट का वॉल्यूम था वो बाद में भी वही वाइट का वॉल्यूम है। और इसी तरह गामा डी भी नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हम जानते हैं गामा डी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम थोड़े ही चेंज कर रहा है, यहाँ पर तो बस जो वॉल्यूम पहले से एयर के द्वारा ऑक्युपाई किया गया था वही अब वाटर के द्वारा ऑक्युपाई किया जा रहा, बट टोटल वॉल्यूम नहीं चेंज कर रहा। वेट ऑफ सॉलिड पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है, यानी गामा डी भी कुछ भी नहीं चेंज करेगा। ये अगर ये दोनों चीज आप समझते हैं कंसेप्चुअली तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू सेम 0.54 और गामा डी इज इक्वल टू 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ओके, तो हम फाइनली यहाँ पर चूंकि डिग्री ऑफ सेचुरेशन चेंज हुआ है इसीलिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन गामा टी डिग्री ऑफ सेचुरेशन से रिलेटेड होता, तो यहाँ डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 कर देंगे, यानी कि यहाँ गामा टी लिखें या फिर एक तरह से आपसे पूछा जा रहा है गामा सेचुरेटेड, क्योंकि गामा सेचुरेटेड में ही डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 होता है। ओके,
ये गामा टी बोले या फिर गामा सेट भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 20.45 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है एम्बैंकमेंट का ही है। इसको एक एम्बैंकमेंट है जिसको 15% मॉइस्चर कंटेंट पे कॉम्पैक्ट किया गया है। इसका डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं कोर कटर से। कोर कटर का सारा प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि इम्प्टी वेट उसका 1200 है और फिर सॉइल के साथ उसका 3200 ग्राम है और वॉल्यूम कटर का 1000 सीसी है। तब हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है बल्क डेंसिटी और सेचुरेशन परसेंट एम्बैंकमेंट का। एक केस और बनाया गया है जिसमें कि बोला गया है एम्बैंकमेंट फुल्ली सेचुरेट हो जाता है रेन के कारण, तब बताइए उसका कितना मॉइस्चर कंटेंट होगा और सेचुरेटेड डेंसिटी कितना होगा, गामा सेट और डब्लू कितना होगा। और हमारे पास एक एक्स्ट्रा डाटा है G = 2.7। एक्चुअली इस डाटा के बिना आपका क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। और देखिए ये 2009 में पूछा गया था 20 मार्क्स का। ये भी बहुत आसान है अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। मॉइस्चर कंटेंट ये दिया हुआ है, वेट ऑफ कटर दिया हुआ, सारा कुछ दिया हुआ। तो हमें निकालना है बल्क डेंसिटी और सेचुरेशन परसेंटेज। यहाँ से वेट ऑफ सॉइल निकल जाएगा टोटल, ये W2 माइनस W1 कर देंगे तो वेट ऑफ सॉइल निकल जाएगा। बल्क डेंसिटी टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है और ये यहाँ से जो हमने वेट ऑफ सॉइल निकाला है वही टोटल वेट हो गया। फिर हम निकालेंगे रोटी के लिए भी आपके पास दिया हुआ आप GS दिया हुआ और फिर E नहीं दिया हुआ। रोटी एक्चुअली हमें रोटी तो निकल के आ गया। अब हमें निकालना है नेक्स्ट में सेचुरेशन परसेंटेज यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगा E का। तो E को कैसे हम निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से हेल्प लेंगे। जो रोटी निकल के आ गया, रोटी को रिलेट करेंगे E से। तो यहाँ से ऐसे करके रिलेट कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास ES 2 अननोन आ गया, फिर 2 अननोन आ गया, उसको एक अननोन में करने के लिए एक और रिलेशन का हेल्प लेंगे, ES = WGS। तो यहाँ से ये आ गया और हम E = 0.55 आ जाएगा। तब हम लोग फिर ES = WS करके S = 73.63% निकल गया। सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है कि अगर रेन के कारण ये पूरा सेचुरेट कर जाता है तो कितना वाटर कंटेंट होगा, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 की बात कर रहा है। तो W और रो सेट निकालने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, सारा डाटा पहले वाला ही यूज करेंगे, यहाँ से W निकल के आ जाएगा। ओके, बस डिग्री ऑफ सेचुरेशन को 1 कर देंगे। फिर रो सेट, उसके लिए पहले वाला ही डाटा का ज़रूरत है, कोई भी चीज़ चेंज करने का नहीं ज़रूरत है। तो यहाँ से हमारा पास सब कुछ निकल के आ जाएगा। फिर हम फाइनली आंसर को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, ये सारे आंसर को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सॉइल है, उसका प्रॉपर्टी दिया हुआ, इसका नेचुरल वाटर कंटेंट 25% है, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट डाया 60% साइज का और 10% साइज का। हमें निकालना है 3 चीज़, लिक्विडिटी कोएफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट और रिलेटिव कंसिस्टेंसी। ये 2010 में 15 मार्क्स का पूछा गया था। देखिए इसका सारा डाटा को हम कलेक्ट कर लिए हैं। इसका पहले लिक्विडिटी कोएफिशिएंट निकालते हैं, या लिक्विडिटी इंडेक्स भी इसे बोला जाता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों शब्द एक ही है। तो आपको अगर याद होगा इसका रिलेशन, तो ये होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट पर वाटर कंटेंट है अपॉन IP हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली 100 लिख देना चाहिए था। 100 अगर हम लिख दिए होते तो ये परसेंटेज में आ जाता। ऐसे हमने डायरेक्ट इसे परसेंटेज में चेंज कर दिया बिना लिखे हुए। तो ये आपका अब सही है। और फिर उसी तरह कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालेंगे, या फिर इसे रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी बोला जाता है, WL - WN अपॉन IP। तो यहाँ भी हम लोग 100 लिख देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा कोई गलत नहीं है, हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया, यहाँ पर फ्रैक्शन को डायरेक्ट हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया बिना एक लाइन लिखे ही। और यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट होता है D60/D10। D60 मतलब पार्टिकल का वो साइज जिससे कि 60% पार्टिकल फाइनर हो, वो आपका दिया हुआ, जिससे 60% फाइनर हो उसका दिया हुआ D60 का साइज दिया हुआ 0.06 mm, और D10 का भी यही दिया हुआ। तो यहाँ पर Cu = 1 निकल के आ रहा है। Cu = 1 कहने का मतलब सॉइल पूरी तरह से यूनिफॉर्म है। Cu 1 कहने का मतलब पूरी तरह से यूनिफॉर्म। फाइनली हम लोग डाटा को एक साथ कलेक्ट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो आपको लिखना है सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में। ये हमने यहाँ पर आपको लिख दिया।
तो सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी, क्या क्या सॉइल का प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में। तो जनरली दो तरह का सॉइल होता है। जनरली क्या, ये हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में दो ही तरह का सॉइल पढ़ते हैं, कोहेसिव और कोहेसनलेस। कोहेसिव में हम लोग पढ़ते हैं क्ले सिल्ट, कोहेसनलेस में सैंड, ग्रेवल, और फिर ऊपर वाला जो कि हमें सैंड से ही काम रहता है। तो कोहेसिव सॉइल के लिए हम लोग देख रहे हैं, इसका साइज 75 माइक्रोन से छोटा होता है। आप जानते हैं सिल्ट का साइज होता है 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच में, और क्ले का साइज होता है 2 माइक्रोन से छोटा। क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा छोटा होता है, इसलिए ये वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है, बट इसका परमेबिलिटी बहुत कम होता है क्योंकि पोर का साइज बहुत छोटा होता है। ये कंसोलिडेशन में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि लिक्विफैक्शन का इसमें टेंडेंसी नहीं होता। शियर स्ट्रेंथ इस सॉइल का ठीक होता है, बट शियर स्ट्रेंथ इट इज़ ड्यू टू कोहेसिवनेस एंड इंटरनल फ्रिक्शन, ये दोनों के कारण होता है। आप जानते हैं टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई, सिग्मा tan फाई होता है। तो इसमें सी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ कोहेसिवनेस रहता, और फाई भी कुछ ना कुछ रहता, जिसके कारण इसका ये भी पोर्शन, फ्रिक्शन वाला भी पोर्शन कुछ रहता, और कोहेसिवनेस वाला भी रहता। बेरिंग कैपेसिटी इसका खराब होता है। बेरिंग कैपेसिटी के लिए ही हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल का यूज करते हैं। तो कोहेसनलेस सॉइल के लिए 75 माइक्रोन से बड़ा इसका साइज रहता, अच्छा वाटर, इसका बहुत खराब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता, बट इस परमेबिलिटी इसका बहुत अच्छा रहता। इसको लिक्विफैक्शन का चांसेस रहता। लिक्विफैक्शन इसको आप रिलेट कर सकते हैं क्विकसैंड कंडीशन से, इसलिए इसमें कंसोलिडेशन नहीं होता। जो भी कंसोलिडेशन होता है वो इमीडिएट कंसोलिडेशन होता है, 1 डिग्री प्राइमरी कंसोलिडेशन इसमें नहीं होता। शियर स्ट्रेंथ इसमें कोहेसन नहीं होता है, इसलिए शियर स्ट्रेंथ इसका फ्रिक्शन के कारण ही होता है। बहुत अच्छा इसका वेयरिंग कैपेसिटी होता है, मतलब ये किसी भी स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से रिटेन कर सकता है। अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग इसका बहुत ही मुश्किल है, इसका अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग आसान है। कोहेसिवनेस के कारण पार्टिकल एक दूसरे से स्टिक किए हुए रहता, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सैंड डिपॉजिट है 10 मीटर ठीक है, और सॉफ्ट क्ले पे है। ओवरलाइज, यहाँ भी एक शब्द आ गया, यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं करना, सैंड को ऊपर ही रखना है, वाटर टेबल को 3 मीटर नीचे, और फिर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 45% दिया गया है। जो वाटर टेबल के ऊपर है वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन उसकी बात की जा रही है, क्योंकि वाटर टेबल के नीचे पूरी तरह सेचुरेटेड रहेगा। तब आपको प्लॉटिंग करना है टोटल स्ट्रेस का, पोर प्रेशर का, और फिर इफेक्टिव स्ट्रेस का, ये तीनों चीज़ का प्लॉटिंग करना है। आपको एडिशनल डाटा दिया हुआ, वाइड रेशियो दिया हुआ, और फिर जी दिया हुआ। ये 2012 में 20 मार्च का पूछा था। चलिए देखते हैं इसे। तो इसका भी हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। ये नीचे क्ले है और ऊपर सैंड है, ये सैंड है। और हमें निकालना टोटल, ये तीनों का प्लॉटिंग करना है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपके लिए ये इस पोर्शन के लिए गामा टी नहीं दिया हुआ, तो गामा टी हम पहले इसका निकालेंगे। गामा टी निकालेंगे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ, वाइड रेशियो दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा, जीएस दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे गामा टी। और इस रीजन के लिए भी, ये जो रीजन है बीसी, इस रीजन के लिए भी आपके पास डेंसिटी नहीं निकाल के दिया हुआ। इस रीजन में आप जान रहे हैं वाटर टेबल यहाँ, तो इसके नीचे सेचुरेटेड डेंसिटी होगा, तो सेचुरेटेड डेंसिटी भी यही सब डाटा से हम निकाल लेंगे। GS प्लस ई अपन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू सारा दिया हुआ, इससे निकाल लेंगे। तब फिर हम हर एक पॉइंट पे, पॉइंट ए जो भी हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है या जहाँ भी चेंज पॉइंट है, वहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तीनों को, टोटल स्ट्रेस को, पोर वाटर प्रेशर को, और इफेक्टिव स्ट्रेस को, तीनों को कैलकुलेट करेंगे तीनों पॉइंट पे। ए पर तीनों 0 हो जाएगा। बी पर देख रहे हैं, तो बी पर ऊपर में ये सेचुरेटेड पूरी तरह से नहीं है, इसलिए पोर प्रेशर नहीं आएगा, यहाँ पे पोर प्रेशर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बी पॉइंट पे भी तीनों को निकाल लेंगे, निकालने के लिए आप जानते हैं, और सी पॉइंट पे भी तीनों को निकाल लेंगे। फिर फाइनली हम लोग इसको वेरिएशन इसका देख लेंगे, कैसे कैसे इसका वेरिएशन होता है। आप देख रहे हैं ए पर तीनों को 0 हमने कर दिया है, बी पे सिग्मा बी यानी कि टोटल प्रेशर है 51.33, और फिर यहाँ सी पे गए हैं, तो सी पे 186 है। बट हमें ये देखना है कि ये जो स्लोप जा रहा है, ये स्लोप
यहाँ से जाना चाहिए था, इसे ऐसे जाना चाहिए था। तो क्या ये स्लोप ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा? इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पर इस स्लोप को दिखा रहा गामा टी दिखा रहा। इसमें गामा टी का वैल्यू 17.11 है। इसमें गामा टी का वैल्यू देखिए, इसमें गामा टी का वैल्यू ये वाला भी कंसीडर किया जा रहा है 17.11 प्लस 19.33। ये दोनों को इस रीजन में अगर हम बात करें तो इस रीजन में स्लोप को बता रहा है 19.33, जो कि 17.11 से ज़्यादा है। यानी कि हमारा स्लोप यहाँ से जैसे जा रहा था उससे ऐसे इंक्रीज कर जाएगा, उसका स्लोप यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। ये हम लोग इसके रिस्पेक्ट में स्लोप की बात कर रहे हैं, तो ये अब हमारा ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि लाइन ऐसा ना जा करके पहले से ऐसा गया होता, बट इस पॉइंट के बाद, इस बी पॉइंट के बाद ये लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे। इसको हमने इसीलिए, ये पहले ऐसे जाता, ये हमने ब्लू लाइन से जो दिखाया ये ऐसे जाता, बट हमने इसको ऐसे कर दिया। और सेकेंड में हमें पोर प्रेशर के कारण निकालना। पोर प्रेशर में गामा डब्लू होता है जिसका कि वैल्यू नहीं चेंज करता कहीं भी, तो इसके लिए हमने सेम दिखा दिया है इसको, और सिर्फ ये एक ही रीजन में आया, बी और बी सी रीजन में। फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे इसके कारण इफेक्टिव प्रेशर। इफेक्टिव प्रेशर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 51.33 है, हमने लिख दिया, और लास्ट में 117.97 है। यहाँ भी स्लोप देखना तो वही चीज़ करेंगे। पहले से हम देख रहे हैं स्लोप इस चीज़ को दर्शा रहा है, सिग्मा भी माइनस यू भी, यानी 17.11 माइनस 9.81 इसको दिखा रहा। और बाद में हमारा दिखा रहा इस पोर्शन में 19.33 माइनस इसको दिखा रहा, तो इस तरह का यहाँ पर स्लोप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉइल सैंपल है नेचुरल स्टेट में, जब फुली सेचुरेटेड रहता तो वाटर कंटेंट 32.5% है। उसका वाइड रेशियो, ड्राई और यूनिट बिट निकालना है। फिर हमें बाद में निकालना है कि अगर इसको पूरी तरह सेचुरेट कर देते हैं, मतलब कि 10 मीटर क्यूब का सॉइल लेकर के, वही सॉइल वही है, बस उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया गया, अब 10 मीटर क्यूब कर दिया गया। तो 10 मीटर क्यूब कर देंगे तो बताइए कितना पानी का जरूरत होगा उसको फुली सेचुरेट करने के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.69 दिया हुआ, 2014 में 10 मार्क्स का पूछा था। ओके, तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 दिया हुआ, वाटर क्वांटिटी सारा कुछ ये दिया हुआ, तो यहाँ से हम ई निकाल लेंगे, सारा कुछ दिया हुआ। ई एस इजिकल टू WGS का फॉर्मूला लगा करके हम ई निकाल लेंगे, और तब फिर ई जब निकाल के आ जाएगा तो गामा टी भी हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। गामा टी GS गामा W अपन 1 प्लस ई, यहाँ ई का ही जरूरत था जो कि ई हमारे यहाँ से निकल गया, बाकी सब डाटा दिया हुआ। और हम गामा W इजिकल टू जानते हैं 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ से गामा डी निकल गया। और फिर गामा टी और गामा डी को रिलेट कर देंगे वाटर कंटेंट के साथ, तो गामा टी इज इक्वल टू गामा डी इंटू 1 प्लस W होता है, ये भी निकल के आ जाएगा। सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं, बस 10 मीटर क्यूब कर दिया गया, तो उस 10 मीटर क्यूब के लिए कितना वाटर का जरूरत होगा उसको फुली सेचुरेट करने के लिए। तो हम जान रहे हैं गामा डी तो चेंज करेगा नहीं, गामा डी सेम ही रहेगा। जो भी चेंज करेगा वो इसका वॉल्यूम चेंज करा तो इसका वेट ऑफ सॉलिड चेंज करेगा। तो वेट ऑफ सॉलिड यहाँ से निकाल लिए हैं, वहाँ से फिर वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे, वेट ऑफ वाटर इतना आएगा, तो यही तो वेट ऑफ वाटर है, ये इतना ही का तो हमें ज़रूरत हो रहा है। वेट ऑफ वाटर यहाँ से निकल गया, फिर हमारा फाइनली इतना आ गया। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फिर ये सॉइल मैकेनिक्स का और भी क्वेश्चन है, ये हमने पार्ट 1 के रूप में बनाया, अभी 2 पार्ट इसका और बनाएंगे। तो अगर आपको वेब वर्जन में इसका सॉल्यूशन देखना है तो प्लीज़ विजिट engineerstseries.in, वहाँ पे इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल है। और किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और सजेस्ट कीजिए किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए या फिर इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। आपके सजेशन ही हमारा मोटिवेशन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।